हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षीज बायो अकेडमी। सो मैं हूं मीनाक्षी राजपूत एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि मोस्टली जो सीएसआई नेट एस्पिरेंट्स होते हैं वो करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक होती है कि हम इस एग्जाम को ही नहीं समझ पा रहे कि सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज जो एग्जामिनेशन है ये है क्या। राइट, हम इसमें क्या कोशिश करते हैं कि भाई हमने सिलेबस निकाल लिया कि दिस इज द सिलेबस ऑफ द सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज, अब हम उसको पूरा सिलेबस जो है वो हम पढ़ेंगे। राइट, बट ऐसा नहीं हो सकता। ये कॉमन एग्जामिनेशन है। सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज का जो है ये लाइफ साइंसेज एक कॉमन एग्जामिनेशन है जिसको एमएससी जूलॉजी वाले बच्चे भी दे रहे हैं, एमएससी बॉटनी वाले भी दे रहे हैं, एमएससी बायोकेमिस्ट्री वाले भी दे रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले भी दे रहे हैं और बाकी की जो भी बायोलॉजी की जो फील्ड है जिसमें भी सबने मास्टर्स किया दे मोस्टली ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। तो सब दे रहे हैं, तो इसके अंदर सारा सिलेबस होगा। तो क्या आप उस सारे सिलेबस को पढ़कर ये एग्जाम दे सकते हो? क्या आपके पास 6 मंथ, मोस्टली 6 मंथ ही टाइम होता है। अभी तो क्या है कि बिकॉज ऑफ द कोविड ज्यादा टाइम मिल गया बच्चों को, बट क्या आप सारा कुछ आप पढ़ सकते हो? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। राइट, वी कैन नॉट। ये सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि हम एंटायर सिलेबस पढ़ लेंगे, बट एंटायर सिलेबस पढ़ना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड बहुत मुश्किल है कि 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में जो आप प्रिपरेशन के लिए हम मोस्टली लेते हैं उसमें हम इसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, मुश्किल भी है और आई थिंक कि इतना रिक्वायर्ड भी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें एंटायर सिलेबस नहीं पढ़ना है। राइट, हम जैसे एमएससी के अंदर हम एग्जाम देने जाते हैं सेमेस्टर के, तो हमारे पास सिलेबस होता है, 5-6 चैप्टर्स होते हैं, यूनिट्स होती है, हम उसको पूरे को पढ़कर जाते हैं। तो यहाँ पे 5-6 यूनिट वैसी यूनिट नहीं है। राइट, यहाँ पे अगर मैं बात करूं बायोकेमिस्ट्री, तो उस बायोकेमिस्ट्री के अंदर पूरी बायोकेमिस्ट्री है। जो बच्चा एक पढ़ता है एमएससी बायोकेमिस्ट्री वाला, तो आप उसको पूरे को नहीं पढ़ सकते हो। करेक्ट। सो पहली मिस्टेक हम ये कर रहे हैं कि हम पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हमें कुछ यूनिट सिलेक्ट करनी है, लाइक 6 to 7 या 7 to 8 यूनिट्स जिन पे हमें मेनली फोकस करके चलना है। ठीक है, मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस जो थी उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन सी यूनिट्स को आपको स्किप नहीं करना है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। जेनेटिक्स, ठीक है, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, सेल बायोलॉजी विच इंक्लूड्स द सेल सिग्नलिंग, कैंसर एंड अपॉप्टोसिस, ओके, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड उसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दीज आर द 6 to 7 यूनिट्स जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और आपका मेन फोकस जो है वो इन्हीं पर होना चाहिए। ओके, नाउ सेकेंड मिस्टेक कि जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता एग्जाम में कि अगर आपने एग्जाम मतलब पेपर्स देखे होंगे तो उसमें कभी ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आया। मोस्टली ऐसा नहीं होता है कि जैसे सी सेक्शन में आप आए तो कि एक क्वेश्चन जो है आपका वो सिर्फ सेल बायोलॉजी से है। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चे, वो कंबाइंड होते हैं। जैसे कंबाइंड कैसे कि उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने जो है सेल बायोलॉजी का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, प्लस उसके अंदर मतलब टेक्नोलॉजी, राइट, टूल्स एंड टेक्निक्स जो है वो उन्होंने सबको कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कब कर पाएंगे? जब हम पढ़ रहे हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम हम यूनिट्स को इंटर रिलेट कर पाएंगे। राइट, जब हम उन यूनिट्स को इंटर रिलेट करके पढ़ पाएंगे तभी हम उन क्वेश्चंस को उस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और ये कब होगा? जब आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, जब आपको प्रॉपर एक यूनिट पढ़ रहे हो उसको यूनिट को पढ़ते टाइम ही आप उसको अगर इंटर रिलेट कर पाओगे, आपके जो भी टीचर है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जो भी कोचिंग ले रहे हो, जब वो आपको उनको इंटर रिलेट करना सिखा पाएंगे फिर आप उन सेक्शन सी के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो सेकंड मिस्टेक ये होती है कि मैंने मॉल बायो पढ़ लिया, अब मैं देख रही हूँ कि जब मैं सी सेक्शन में जाऊंगी यानी मॉल बायो के क्वेश्चन में सेल बायो, डेवलपमेंटल बायो सब कुछ घुसा दिया इन्होंने, अब मैं इसको कैसे करूं? राइट, तो जब वो दोनों को इंटर रिलेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होती है हमारी दूसरी गलती। तीसरी गलती हम क्या कर देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ा मैंने आज टॉपिक, उसको मैंने रिवाइज किया, पढ़ा रिवाइज किया, हम उसको पढ़ रहे हैं, हम उसको खूब पढ़ रहे हैं, है ना। मैं उसको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रही हूँ, मैं उसको नॉर्मली जो आपकी कंपाइल्ड बुक्स होती है जैसे पाथफाइंडर वगैरह, मैं उसको उसमें से भी पढ़ रही हूँ, मैं उसको सिर्फ पढ़ रही हूँ। जो कॉन्सेप्ट मैंने सीख लिया उसको मैं अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कि मैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ।
तो मेन क्या होता है बच्चे, हमने पढ़ा, हमने रिवाइज किया, अब हमें उसे प्रैक्टिस करना है। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है हमें उसे प्रैक्टिस करके अप्लाई भी करना आना चाहिए, राइट। पढ़ के तो मैं भी बहुत कुछ पढ़ लूं, है ना, बट मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रही हूं, तो मेरा जो पढ़ा लिखा मैंने जितना भी है वो वेस्ट है। क्यों? क्योंकि मैं उसको अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। वो मैं अप्लाई कब तक नहीं कर पाऊंगी, जब तक मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूंगी। तो मुझे एग्जाम के लिए मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जैसा मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ, आपको ये नहीं देखना है कि ये जो है ये तो नीट का क्वेश्चन था भाई, ये तो एमएससी एंट्रेंसेस का क्वेश्चन है, ये तो गेट का क्वेश्चन है, ये तो गेट बी का क्वेश्चन है, जैम का क्वेश्चन है, तो मैं इनको क्यों करूं? नो, राइट। आपको हर एक क्वेश्चन में से आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, तो आपको वो तो करना ही करना है, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको एक अपनी नोटबुक बनानी है जिसमें आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक आपने कोई भी पेपर सॉल्व किया और उसमें आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखने को नहीं मिला, चाहे आप कितना भी पढ़ लो। जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपने मान लो 2013 का पेपर उठाया और आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें एटलीस्ट आपको 3 से 4 या 5 कॉन्सेप्ट, ये तो मैं मिनिमम बता रही हूँ, नए आपको सीखने को ना मिले। चाहे पूरा सिलेबस पढ़ के बैठे हो, बट स्टिल अब उसमें से कुछ एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए आप एक छोटी सी एक नोटबुक अपनी बना के रखो। जब आप क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठते हो तो उसमें सबसे ऊपर डालो कि आप इसका पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्वेश्चन डालो और जो आपने नया कॉन्सेप्ट सीखा है उसको उसमें लिखो। तो जब आप रिवाइज करते हो देन आप उन कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ रिवाइज करो, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। ओके, सो नेक्स्ट मिस्टेक जो बच्चे मोस्टली करते हैं, उनको यही नहीं पता है कि हम पीवाईक्यूज क्यों सॉल्व कर रहे हैं। क्यों सॉल्व कर रहे हैं हम पीवाईक्यूज? क्यों हम बोलते हैं कि आप पीवाईक्यूज सॉल्व करो? ऐसा तो नहीं होता कि क्वेश्चन जो पहले आया 2015 में आया वो इस बार क्वेश्चन आ जाएगा। नो, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, तो फिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू करते हैं तो आपको एक पैटर्न पता लगता है। आपको ये पता लगता है कि पर्टिकुलर इस यूनिट में से इतना क्वेश्चन आ रहा है, पर्टिकुलर इस यूनिट पे इतना फोकस किया गया है, तो मुझे हर एक चैप्टर को, हर एक यूनिट को कितना मुझे इंपॉर्टेंस देना है, कितना ज्यादा मुझे उसे पढ़ना है, कितना मुझे उसे पढ़ना है, ये मुझे उससे आइडिया मिलेगा। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अभी मैंने एक इंटर रिलेशन वाला टॉपिक बताया कि 2-3 यूनिट से इंटर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो वो मैं डायरेक्टली मैंने पढ़ लिए सारे यूनिट्स और मैं डायरेक्टली बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में जाती हूँ। तो मुझे ये नहीं पता लगेगा बच्चों कि भाई मतलब उस टाइम में मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगी, मुझे लगेगा ये क्या हलवा दे दिया, ये क्या खिचड़ी दे दी, कुछ भी मिला के और उसमें दे दिया। नो, तो वो हम प्रैक्टिस से, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस से हम सीख पाएंगे। जैसे कि हम अलग अलग एग्जाम देखते हैं, अगर मैं गेट की बात करूं तो बच्चे गेट का पैटर्न इज कंप्लीटली डिफरेंट। वो मुझे कब पता चलेगा? व्हेन आई सॉल्व द पीवाईक्यूज। ओके, तो पीवाईक्यूज ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। प्लस जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें एक नया तरीका, जब जितनी बार आप सॉल्व करोगे उतनी बार आपको एक नया तरीका, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको उसको सॉल्व करने का पैटर्न समझ में आएगा, राइट। जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको क्या होगा, उस क्वेश्चन को, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका समझ में आएगा, राइट। आज मैं आपको अपना तरीका बता दूं कि मैं तो इस तरह से इसको सॉल्व करती हूँ, राइट। जब आप उसको खुद से सॉल्व करोगे, खुद दिमाग लगाओगे, हो सकता है कि आप कोई शॉर्ट ट्रिक निकाल लो उसको सॉल्व करने की, राइट। तो हर बच्चे का अपना एक तरीका होता है, वो कब आएगा? जब आप उसको उतना ही सॉल्व करोगे। तो सिर्फ हम सॉल्व इसलिए ना करें कि भाई ये इस पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जब भी जितने भी पेपर आप सॉल्व करोगे, हर क्वेश्चन में से, हर क्वेश्चन पेपर में से आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, जो कि डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। ओके, एंड एक और प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि वो बच्चे मोस्टली रिलाई करते हैं कि यार मैं इस कोचिंग के भी नोट्स ले लेता हूँ, मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी नोट्स ले लेता हूँ, मेरे पास दुनिया भर का मैटर होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए पढ़ने के लिए। बट बच्चे वो एट लास्ट मैटर नहीं कर रहा है। जो मैंने आपको बताया, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास टाइम है, यू हैव इनफ टाइम, अभी आप अपने मास्टर्स में हो, अगर आप देने की सोच रहे हो एग्जाम, आपके पास अगर 1 साल का टाइम है, सो बच्चे गो थ्रू द स्टैंडर्ड बुक से पढ़ोगे, वो सीएसआईआर की भी प्रिपरेशन होगी, साथ साथ आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो एग्जाम की भी हो जाएगी, आपके सेमेस्टर एग्जाम की। तो फर्स्टली आपको स्टैंडर्ड बुक्स पे ही रिलाई करना है, एंड देन आप जो जाओगे, जो कंपाइल बुक्स है, पाथफाइंडर जैसी, जो रिविजन के लिए आप उनको यूज कर सकते हो। मैंने हर बार बोला है, रिविजन के लिए पाथफाइंडर इज
गुड, क्योंकि उसके अंदर जो जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, जिस जिस यूनिट का जो जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वो स्टैंडर्ड बुक से लिया हुआ है और उसको उसके अंदर पाथ फाइंडर वाली जो बुक है उसके अंदर कंपाइल कर दिया गया है, राइट? सो इट इज गुड फॉर रिविजन डेफिनेटली। बट अगर आपके पास टाइम है सो गो फॉर द स्टैंडर्ड बुक एंड कंटेंट इकट्ठा मत करो ज्यादा कि मैं इस इंस्टीट्यूट के भी नोट्स ले लूं, इसके भी ले लूं, इसके भी ले लूं, सबसे मैं पढ़ूंगा नहीं, सबके अंदर सेम चीज दी हुई है, राइट? तो आप पढ़ो, रात ज्यादा क्वेश्चन लगाओ। डेफिनेटली ये कंटेंट इकट्ठा करने से कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है, ओके? एक और मिस्टेक जो आप लोग करते हो कि काफी बच्चे जो होते हैं वो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं नोट्स बनाने में, ठीक है? सो नोट्स जो होने चाहिए बच्चे वो होने चाहिए आपके ब्रीफ पे। आपको पूरी दूसरी बुक नहीं लिखनी है, जैसे कि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो आपको एज इट इज बुक को छापना नहीं है अपनी कॉपी में, नो, इट शुड बी पॉइंट टू पॉइंट, इट शुड बी ब्रीफ, एकदम ब्रीफ में कि आप अगर एक पेज पढ़ो तो उस एक पेज के अंदर आपके जो नोट्स है उस नोट्स की कॉपी के एक पेज के अंदर आपकी बुक के 4 पेजेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इतना ब्रीफ में होना चाहिए। अब उसके लिए आप क्या करो, मोर ऑफ द फ्लो चार्ट्स बनाओ, मोर ऑफ द डायग्राम्स बनाओ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज द कलर्ड पेन्स। जितने आपके नोट्स कलर्ड होंगे उतना ही ज्यादा आपको उनको पढ़ने में मजा आएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। अगर बोरिंग मैं से ब्लू पेन से पूरा लिख दूं तो मुझे खुद को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। डायग्राम्स बनाओ, थोड़ा सा कलरफुल करो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ। और थ्योरी जो अगर आपको बहुत ही जहां रिक्वायर्ड है कि मुझे पूरा स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा वहीं लिखो, अदरवाइज उसको फ्लो चार्ट या फिर ऐसे शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में उसको लिख लो, मतलब कि पूरा सेंटेंस तो हमें लिखना ही नहीं है, मतलब मोस्टली 5 to 6 वर्ड्स के अंदर आपका जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। कलर्ड पेन्स, ठीक है, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, ओके, ये सब आपको बना के अपने नोट्स बनाने हैं। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो मिस्टेक्स मैंने आपको बताई, आई थिंक 4-5 मिस्टेक्स है जो कि कॉमन मिस्टेक्स है, जो कि हर एस्पिरेंट करता है, मैंने भी अपने टाइम पे करी थी कुछ मिस्टेक्स, तो आपको ये नहीं करनी है, ठीक है? सो ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स, ओके? एंड आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड आई होप मेरी ये वीडियो भी आपको कुछ हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।